आज हम सहमति एक्सेप्टेंस पर विचार करेंगे। सहमति का अर्थ भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2B के अनुसार जब वह व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है उस पर अपनी सहमति प्रकट कर देता है तो वह प्रस्ताव स्वीकार मान लिया जाता है। इस परिभाषा के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि जब प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तब वह वचन बन जाता है। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। इस संबंध में दो बातें बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है। पहली बात है केवल वही व्यक्ति सहमति दे सकता है जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया था, और दूसरी बात है कि जब प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तब वह वचन बन जाता है। इस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि एक प्रस्ताव के लिए सहमति का वही अर्थ होता है जो बारूद से भरी हुई रेलगाड़ी के लिए एक जलती हुई दिया सलाई का महत्व है। अब हम सहमति के वैधानिक नियम और इसकी विशेषताएं, लक्षण पर विचार करेंगे। इसकी पहली विशेषता या लक्षण है दो पक्षकारों का होना। सहमति की परिभाषा से स्पष्ट है कि सहमति उस समय दी जाती है जब किसी अन्य पक्षकार द्वारा कोई प्रस्ताव किया गया हो। अतः हम कह सकते हैं कि सहमति देने की प्रक्रिया में कम से कम दो पक्षकार अवश्य होने चाहिए। दूसरी बात है कि उपयुक्त व्यक्ति द्वारा ही सहमति दी जा सकती है। सहमति किसी प्रस्ताव पर सहमति कौन व्यक्ति दे सकता है? तो यहाँ पर वैधानिक नियम यह है कि सहमति उसी व्यक्ति द्वारा दी जाए जिसे प्रस्ताव किया गया है। इस संदर्भ में हमें विशिष्ट प्रस्ताव और सामान्य प्रस्ताव पर सहमति देने वाले उपयुक्त व्यक्ति अलग अलग होते हैं। विशिष्ट प्रस्ताव के बारे में नियम है कि जिस व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है वही व्यक्ति सहमति दे सकता है, और जबकि सामान्य प्रस्ताव के बारे में नियम है कि यदि सामान्य रूप से आम जनता के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है तो उसे कोई व्यक्ति भी जो है अपनी सहमति दे सकता है। इस संदर्भ में बोल्टन बनाम जोन्स का केस लॉ महत्वपूर्ण है, और इसके पहले भी हम कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस लॉ देख चुके हैं। तीसरा पॉइंट है सहमति पूर्ण एवं शर्त रहित होना चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। भारतीय अनुबंध अधिनियम में कहा गया है कि सहमति पूर्ण तथा शर्त रहित होना चाहिए, यानी कि वचन ग्रहीता के सामने जिस तरह से प्रस्ताव रखा गया है उसकी ज्यों की त्यों स्वीकृति मिलनी चाहिए। इसमें जो जॉर्डन बनाम नॉर्टन का केस लॉ बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वीकृति स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकती है। किसी भी प्रस्ताव पर जो स्वीकृति होती है वह स्पष्ट भी हो सकती है और गर्भित सहमति भी हो सकती है। इस संदर्भ में श्रीमती कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का विवाद या केस लॉ महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावक द्वारा निर्धारित ढंग से सहमति होनी चाहिए। तो सहमति उसी ढंग से दी जानी चाहिए जैसा कि प्रस्तावक ने निर्धारित किया है, और यदि प्रस्तावक ने कोई ढंग निर्धारित नहीं किया गया है तो जो भी उचित ढंग है मौजूदा परिस्थितियों में या प्रचलित व्यापारिक परंपराओं के अनुसार सहमति दी जानी चाहिए। सहमति निर्धारित अथवा उचित समय में दी जानी चाहिए। तो जो भी उचित समय है, निर्धारित समय है, उसी के अंतर्गत सहमति दी जानी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है प्रस्ताव की समाप्ति अथवा वापसी से पहले सहमति हो। सहमति के बारे में यह एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि प्रस्ताव की समाप्ति होने से पहले
या प्रस्ताव को वापस लिए जाने से पहले सहमति होनी चाहिए। यदि प्रस्ताव की समाप्ति के बाद सहमति दी जाती है या प्रस्ताव को वापस ले लिया जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है, फिर सहमति दी जाती है, तो ऐसी सहमति का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, वचन ग्रहीता को प्रस्ताव की जानकारी हो। यानी कि जिस व्यक्ति को प्रस्ताव के बारे में जानकारी ही नहीं है तो वह उस पर अपनी सहमति नहीं दे सकता। इस संदर्भ में हमें लालमन शुक्ल बनाम गौरीदत्त का केस लॉ महत्वपूर्ण है। विशिष्ट प्रस्ताव की सहमति का संवहन आवश्यक है। वैध अनुबंध की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, प्रस्ताव का संवहन आवश्यक है, उसी तरह से सहमति का संवहन भी होना चाहिए। इस संदर्भ में ब्रॉगडन बनाम मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का केस लॉ महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो अंतिम बिंदु है, 10वां पॉइंट है, एजेंट को दी गई सहमति वैध एवं संवहित मानी जाती है। अगर किसी वचन ग्रहीता को एजेंट के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तो वह अपनी सहमति एजेंट के माध्यम से दे सकता है। तो हमने सहमति के संदर्भ में इसके अर्थ को और इसकी विशेषताओं को, लक्षण को और वैधानिक नियमों को देखा।